कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, है ना। डाइपोल क्या होता है हमारा, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, मैं प्रेफर करूंगी पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आए, है ना, क्योंकि आज का जो लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर का ही नेक्स्ट पार्ट है। सो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। और अगर हमारा स्पेस में कहीं पे भी कोई पॉइंट हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ये दो बातें हम आज करने वाले हैं। इसके साथ ही हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कहाँ पे निकालेंगे आज हम, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। और इसी इक्वेटोरियल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। देखो एक्सियल पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, एक्सियल पॉइंट में हमने पढ़ा था कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज है -q, यहाँ पे एक चार्ज है +q, है ना। सेंटर हमने माना था O, ये डिस्टेंस कितनी a, ये डिस्टेंस भी कितनी a, है ना। ये हमने एज्यूम किया था। नेट डिस्टेंस कितनी हुई हमारी 2a, है ना। नेट डिस्टेंस हुई हमारी 2a। हमने निकालना कहा था, हमने एक्सियल पॉइंट लिया था। अब एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट, जो इस -q और इस +q के साथ ही हो, मतलब इसी लाइन पे हो। तो लाइन जॉइनिंग दैट पॉइंट को हम क्या बोल रहे थे, एक्सियल पॉइंट। यानी कि जो इस -q और +q जो हमारा डाइपोल था, इसको x एक्सिस पे कट करे, यानी हॉरिजॉन्टली कट करे। तो हम यहाँ पे डाइपोल, यहाँ पे पॉइंट P रख रहे थे। इन दोनों की वजह से यहाँ पे कितनी फील्ड बनी थी, तो कितना आंसर आया था हमारा, ई नेट कितना बना था, हमारा ई नेट बना था 2kp अपॉन में r² प्लस में a² की पावर 3, है ना। ऐसे ही था ना, कि पावर 4 था, सॉरी पावर कितनी थी 4। ऐसे ही आंसर आया था हमारा 2krp अपॉन में r² प्लस a² की पावर 4। जब हमारा शॉर्ट डाइपोल था तो a² हमारा नेगलेक्ट हो गया था, यानी कि तब हमारा ई नेट कितना आया था फॉर शॉर्ट डाइपोल 2krp अपॉन में ये हमारा 0 बन जाएगा। तो r² और उसकी पावर यहाँ पे स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर ही आएगा ना। क्यों, 4 कैसे आ सकता है, 4 तो नेट आ रहा था ना हमारा, हमने देखा था। तो r² प्लस में a² का स्क्वायर, यानी कि जो ई नेट निकल के आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है हमारा k अपॉन में r²। तो नीचे r² ही तो आएगा ना, यानी यहाँ पे डिस्टेंस r² प्लस a² थी तो उसका स्क्वायर आएगा। तो देखो r² ये और 2 यहाँ पे, तो कितना हो गया r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल हो गया था। तो 2kp अपॉन में r3, ये हमारा क्या आ रहा था, ई नेट आ रहा था। किस केस में, एक्सियल के केस में, फॉर शॉर्ट डाइपोल। आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये जो हमारा डाइपोल है -q और +q, इसको परपेंडिकुलरली कट करती हुई एक लाइन। और यहाँ पे हमारा चार्ज रखा है P पे Q0। कैसा चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है। तो इस पॉइंट पे इस -q और इस +q की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नोटबुक पेन निकालो, नोट्स बना रहे हो, नोट्स बना लेना, हाथ क्या आती है ना। देखो मैं देख लेती हूँ एक बार, कैमरे में आ रही हूँ यानी, हाँ दिख रहा है आपको, है ना। तो देखो हम आज क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। यानी कि एक हमारे पास चार्ज कैसा होगा -q, एक हमारे पास चार्ज कैसा होगा यहाँ पे +q। एक चार्ज -q, एक चार्ज हमारा +q है ना। यहाँ पे कोई माना हमने पॉइंट P, है ना, बिल्कुल इसके सेंटर पे, यानी कि O पॉइंट पे, है ना। अब -q से लेके O तक की डिस्टेंस कितनी होती है हमारी a, O से लेके +q तक की डिस्टेंस कितनी है a। ये कब बताया था मैंने, जब मैंने आपको कल का लेक्चर बताया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कल वाले लेक्चर में, कि हमारा डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट
चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू हमारा डाइपोल है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस का पेयर है, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 2a। इसमें ना ट्रेंड चला आ रहा है कि हम इसको a ही मानते हैं, इसको a ही मानते हैं ना, इस पूरी को हम a नहीं मानते, यानी कि a/2 ऐसे नहीं लिखते हम, इसको ऐसे मानते हैं 2a, फिर ये -2 से सेंटर तक की a, सेंटर से लेके +q तक की a डिस्टेंस। अब p पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है, तो मुझे बताओ इस +q की वजह से इस p पॉइंट पे कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी या रिपल्सिव लगेगी? रिपल्सिव लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो p पे हमारा टेस्ट चार्ज, हम टेस्ट चार्ज को कंसीडर करते हैं हमेशा, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है ना, फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी मैं सारी बातें। तो देखो +q की वजह से इस p पॉइंट पे रिपल्सिव फोर्स, यानी इसको ये दूर धकेलेगा, है ना, +q और p, यानी कि ये क्या है हमारा, ये आया है हमारा, मान लो इसको फर्स्ट पॉइंट नाम दे दो थोड़ी देर के लिए, इसको सेकंड नाम दे दो, तो ये क्या है हमारी E2 है ना, E2 +q चार्ज की वजह से क्या बन रही है हमारी, E2 बन रही है। अब इस p पॉइंट पे -q की वजह से कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी या रिपल्सिव? यहाँ पे अट्रैक्टिव लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो p यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 होगा, प्लस चार्ज होता है, उस पे प्लस और माइनस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना, कि देखो लाइक चार्ज क्या होते हैं हमारे, एक दूसरे को धकेलते हैं, है ना, और अपोजिट चीज क्या होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जेंडर में भी ऐसे होता है ना, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है, अब ध्यान देगा आपको, है ना। तो देखो p पॉइंट और -q इन दोनों के बीच में कैसी फील्ड लगेगी, इसकी तरफ, -q की तरफ, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, E1 हो गया, है ना, दिख रहा होगा ना आपको, ये E2 है हमारा, ये वाला E2 है, और ये क्या है हमारा E1 है। अब देखो इसको मान लिया हमने एंगल थीटा बना रहा है हमारा -q, एज्यूम कर लिया क्या कि ये जो -q है, ये वाली जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये इसके सेंटर की तरफ जो डिस्टेंस जा रही है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। अब जब ये एंगल थीटा बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कैसा बनेगा हमारा, थीटा बनेगा। सेंटर से हमने एक ऐसे पास होती हुई लाइन खींच ली। क्यों खींच ली? क्योंकि देखो अभी हमें फिगर देखते ही समझ आ रहा होगा क्या, कि जब हम E नेट निकालेंगे ड्यू टू E1 और E2, तो एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में है, एक नीचे की डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है जो हमारा नेट निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, सेंटर से निकल के आएगा, है ना, समझने की बात है, यानी कि इधर निकल के आएगा। अब हम इसको देखो थ्योरेटिकली समझेंगे कैसे, प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया कि E2 तो हमारा उधर डायरेक्शन में, E1 नीचे की डायरेक्शन में, तो E नेट कहाँ निकल के आएगा, इनके बीच में से निकल के आएगा, है ना। अब हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे कैसे, तो देखो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया, थीटा, इसको थोड़ा छोटा बना देती हूँ मैं, है ना, दिख रहा होगा, ये एंगल कितना हो गया हमारा, थीटा, ये एंगल कितना हो गया, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा हमारा थीटा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, ये P पॉइंट हमारा कैसा है, बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, यानी ये डिस्टेंस कैसे हमारी इक्वल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। हम देखो ऐसे प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं ना, साइड वाली प्रॉपर्टी, ये साइड इक्वल वो साइड इक्वल, है ना, तो ऑटोमेटिकली जब ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा हमारा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं हमारे, है ना, ये थीटा है तो ये थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, है ना, तो फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस में, एक हमारा वाई एक्सिस में। मान लो मैं किसी चीज को ऐसे वर्टिकली, इसको मान लो मार्कर है ना, इस मार्कर की जगह मेरे पास एक रस्सी होती है और रस्सी की कार बंधी हुई होती है ना, कार को हमने टाई कर रखा होता, तो उस कार, छोटे खिलौने वाली कार, बड़ी नहीं ऐसे समझो कभी, है ना, तो उस छोटे कार को मैं खींच रही हूँ ऐसे वर्टिकली रस्सी, तो उसमें देखो एक्स एक्सिस में भी मोशन होता है और वाई एक्सिस में भी मोशन होता है, यानी कि दोनों तरफ मोशन होता है। ऐसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस में, एक हमारा वाई एक्सिस में। तो अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है ना। हम पहले इस वाले की बात करेंगे, पहले हम E2 वाले की बात करेंगे, केवल ये जो E2 है हमारा इसकी बात करेंगे। ये एंगल कितना है हमारा, थीटा बन रहा है, देखो ये एंगल कितना बन रहा है हमारा, थीटा बन रहा है, तो ये थीटा बन रहा है, तो बेस कंपोनेंट क्या होता है हमारा, कोस थीटा, यानी कि E2 कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा, E2 साइन थीटा, है ना। बेस कंपोनेंट हमारा कोस थीटा होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा साइन थीटा होता है।
और अगर हम बात करें इस E1 वाले केस के लिए, ये तो हमारी किसकी केस थी, E2 का केस था। अब सेंटर से लाइन पास हो रही है ना, इस डायरेक्शन में हमारा E1 आ रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा एंगल थीटा बन रहा है, तो ये थीटा यहाँ पे बन रहा है ना, यानी कि बेस कंपोनेंट हमारा क्या होगा कोस थीटा, यानी E1 कोस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये हमारा क्या होगा साइन थीटा, E1 साइन थीटा, है ना। तो ये दोनों को मैं डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये इसका थीटा बन रहा है यानी बेस कंपोनेंट, तो E2 कोस थीटा, E2 कोस थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला, तो ये क्या है हमारा E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी E2 साइन थीटा, यहाँ पे लिख दूं E2 साइन थीटा, है ना। ऐसे ही अब E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा, ये किसके कंपोनेंट थे हमारे E2 के। अब E1 के कंपोनेंट लिखो, E1 के कंपोनेंट लिखोगे तो देखो थीटा यहाँ पे बन रहा है, यानी कि इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है E1 कोस थीटा, इसी डायरेक्शन में E1 कोस थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट बेस, अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है ना, ये यहाँ पे आएगा, ये क्या है हमारा E1 साइन थीटा, है ना। अब मुझे बताओ देखो E2 साइन थीटा ऊपर डायरेक्शन में, E1 साइन थीटा नीचे डायरेक्शन में, E2 साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन, E1 साइन थीटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या आपस में कैंसिल आउट नहीं कर देंगे, है ना, बिल्कुल कर देंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है। इसका मतलब जो हमारा E1 साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, क्या वो हमारा कंपोनेंट ई नेट में भागीदार करेगा, नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट हो गए हो। तो हम लिख सकते हैं एक बात क्या, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव contribution only from कोस थीटा कंपोनेंट, कि जो हमारा कोस थीटा कंपोनेंट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में वही भागीदार बनेगा, है ना, वही गांव का सरपंच बनेगा। देखो कैसे, क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ऊपर है एक नीचे है, तो आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो तो मतलब हमारा ये दोनों एक्ट नहीं करेगा। देखो हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि E2 हमारा उस डायरेक्शन में, E1 इस डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है इसके सेंटर की तरफ ही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, है ना, यानी कि ये कंपोनेंट तो हमारे कैंसिल आउट ही होंगे, है ना, दिख भी रहा है हमें कि एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे, तो इनके बीच में से ही जाएगा ना, तो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा की वजह से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आएगा। अब एक चीज और देखो, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, a है। जब हम बात करें P माइनस Q और O वाली फिगर में, है ना, यानी कि इस पॉइंट को नाम दे दो, अब ये फर्स्ट नाम दे रखा है ना, यानी कि फर्स्ट OP, इनके बीच की बात करें हम तो ये क्या है, a का स्क्वायर प्लस में इस डिस्टेंस को हम मानते हैं r। लास्ट केस में भी हमने r माना था ना, कि जो हमारा माइनस Q है ये हमारा प्लस Q होता है, यहाँ पे हम कोई P पॉइंट मानते हैं, इसके सेंटर से डिस्टेंस a, इसके सेंटर से यहाँ से a, है ना, इस डिस्टेंस को हमने क्या माना था, r माना था, तो Q की P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस पूरी r में से हम इस a को माइनस कर देंगे तो इतनी निकल आएगी, तो ये हमारी r माइनस a होती थी, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होती थी r प्लस a, कि ये यहाँ तक r है सेंटर और P तक कितनी r, तो ये वाली डिस्टेंस हो जोड़े तो माइनस Q से P तक की निकल गई डिस्टेंस, है ना। तो इस बार भी हम क्या r लेट करके चल रहे हैं, इसको r लेट करके चल रहे हैं, ये कैसे हमारा एक्सेल का था, है ना, एक्सेल पे निकाला था मैंने, तो r निकाल के चल रहे हैं। अब ये r है ये r है, तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, इसको आप नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, यानी कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल AOP ट्राइंगल की बात करें हम तो AP का स्केल किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, दिस बेस स्केल प्लस परपेंडिकुलर स्केल, यानी कि a स्केल प्लस में r स्केल, यानी AP हमारी किसके इक्वल हो गई, रूट a स्केल प्लस में r स्केल, है ना। अब ये कितनी आई हमारी, रूट a स्केल प्लस में r स्केल, ये वाली साइड, तो ये वाली साइड भी जाहिर सी बात इतनी आएगी, क्यों, क्योंकि P पॉइंट हमारा बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है ना, सेंटर के परपेंडिकुलर देखो, है ना, यानी कि इतनी डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी, है ना, ऐसे। तो ये जो रूट a स्केल प्लस r स्केल, तो ये भी कितनी होगी हमारी, रूट a स्केल प्लस में r स्केल, निकालना चाहो तो आपकी इच्छा है a स्केल और ये r स्केल, तो वही आएगा सेम, है ना, तो AP भी निकल गई। तो अब देखो, अब मैं बात करूं E1 की, केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रही। तो E1 के जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, E1 के जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, तो एक चीज बताओ क्या आएगा, Q
अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो क्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे, माइनस क्यू लेंगे? सोच के बता ना, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड में हम साइन को कंसीडर नहीं करते हैं ना। तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर क्या है, इवन के केस में आर क्या है, यानी कि इस पी पॉइंट से इस माइनस क्यू तक की डिस्टेंस क्या है हमारी, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। और जब E2 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, इस E2 के लिए फाइंड आउट करेंगे, तब भी हमारी क्या आएगी, के क्यू अपॉन में P से लेके B तक की डिस्टेंस, यानी P से लेके इस प्लस Q तक की डिस्टेंस कितनी है, सेम वही है। यानी कि ये भी किसके इक्वल होएगा हमारा, E2 के। तो हम क्या E1 इजिकल टू E2, इसको हम E नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि E1 और E2 हमारा कैसा है, इक्वल फोर्स लगा रहा है, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, लेकिन बस फर्क क्या है, दोनों की डायरेक्शन में फर्क है ना, कि ये कैसी फोर्स लगा रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, वो कैसी फोर्स लगा रहा है, केवल रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। बस इतना फर्क है, बाकी मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का इक्वल है। अब बात करें हम इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, नेट ही कैसे निकलेगा हमारा, दिस, बताओ बताओ, E1 प्लस में E2 है ना, यानी कि E1 की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम नेट ही कैसे निकालेंगे, नेट ही बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। E1 और E2 किसके इक्वल था, E के इक्वल। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2E, यानी कि 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, लेकिन एक चीज मत भूल जाना आप लोग, क्या, कि 2E के साथ साथ इस बार हमारा cos थीटा कंपोनेंट भी आएगा, कि 2E cos थीटा, यानी E1 और E2 का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है हमारा, E1 का भी cos कंपोनेंट और E2 का भी cos कंपोनेंट है ना। साइन कंपोनेंट तो दोनों के कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 2E cos थीटा आएगा, इसको मत भूल जाना आप लोग। तो अब हम नेट E आराम से निकाल सकते हैं कि 2E की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इस ट्रायंगल में देख लो, या इस ट्रायंगल, कोई सी ट्रायंगल में देख लो। तो बेस क्या है हमारा, a, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यानी कि बेस हमारा a और हाइपोटेन्यूज रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे पुट कर दो कि a अपॉन में रूट ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी तो आएगा ना, इसका स्क्वायर भी तो आएगा, ये मत भूल जाना आप लोग। क्यों? क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, हमने केवल डिस्टेंस लिखी थी, उसका स्क्वायर भी तो करोगे आप लोग, है ना। ये हमारी एपी क्या आई थी, हमारी डिस्टेंस आई थी, तो हम डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। क्यों? क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दिया है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारे cos थीटा की वैल्यू a अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना। अब देखो ये 2 से रूट कैंसिल आउट हो गया, यानी कि नेट ए हमारा क्या निकल के आया यहाँ से, नेट ए किसके इक्वल आया हमारा, नेट ए इक्वल आया 2k/q/a अपॉन में। अब रूट से तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी पावर कितनी बची, 1, और ये पावर 1 है, और ये पावर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ पावर, यानी 1 पावर में हाफ पावर ऐड हो गई, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें एक चीज और पता है क्या, कि जो हमारी डाइपोल मूवमेंट होती है P, वो किसके इक्वल होती है, आइदर चार्ज इनटू में उनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि -q और +q चार्ज में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच के डिस्टेंस यानी 2a, यानी q × 2a किसके इक्वल होता है, p के इक्वल। तो क्या ये 2qa हमारा p नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो नेट e हमारा क्या निकल के आया यहाँ से, नेट जो हमारा e है वो क्या निकल के आया, 2qa, ये मैं डायरेक्ट लिख दूं है ना, अब तो लिख सकती हूँ, फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, यानी कि kp अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, kp अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम देखो क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसका शॉर्ट डाइपोल के लिए केस फाइंड आउट करेंगे, दूसरा हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करने वाले हैं। अभी तक आई होप इतना आपको समझ में आया हो कि हमने कुछ नहीं किया, -q और +q हमने एक डाइपोल का पेयर लिया, सेपरेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी थी इनकी, 2a थी है ना, तो ये a हो गया।
पी पॉइंट कोई हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे। तो इस डाइपोल को बीच से बिल्कुल बाइसेक्ट कर दे, दो भागों में डिवाइड कर दे, इक्वल इक्वल पार्ट में, यानी कि ए पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि इस प्लस क्यू की वजह से पी पे कैसी फोर्स लगेगी? रिपल्सिव फोर्स, यानी कि E2 है ना, उधर बाहर की तरफ लगेगा। E1 इसके इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू है, अपोजिट चार्जेस है हमारे, तो अट्रैक्शन होगा, है ना, तो यानी उसकी तरफ लगेगा। अब हमने रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये इसकी साइड निकाली। कैसे? क्योंकि ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जैसी दिख रही है हमें, है ना। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ए कैसे निकालते हैं हम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस, और इन दोनों का स्क्वायर, वो उसके इक्वल आ जाएगा, साइड के वो साइड निकाल ली। फिर कुछ नहीं किया, E1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या होती है KQ बाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब दोनों की वैल्यू जो E1 और E2 है उनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू दोनों की सेम है, यानी कि E1 और E2 किसके इक्वल मान लिया? फिर हमने E के इक्वल मान लिया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किन किन की वजह से आ रहा है? E1 और E2 है ना, दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट है वो उसके इक्वल आएगा। लेकिन अब E1 और E2 है ना, इनका कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा? केवल cos थीटा कंपोनेंट करेगा। क्यों? क्योंकि साइन और थीटा वाला कंपोनेंट E1 और E2 के इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो गए, है ना। ये बात मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। जस्ट इसको सोल्व कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें पता था लास्ट में कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? Q इंटू V2 है। तो यहाँ से जो Q82 है इसकी जगह मैंने P लिख दिया, बाकी सारा सेम है। तो अब बात करते हैं कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे शॉर्ट डाइपोल की। इरेज कर दूं? देखो शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं ना, यहां से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं। आई होप समझ में तो आ रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि इतना टफ है नहीं, इजी कंसेप्ट है। देखो जो हमारा नेट ई निकल के आया है, जो हमारा नेट ई निकल के आया है वो कितना आया है? KP अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, ये निकल के आया हमारा नेट। किस केस में? इक्वेटोरियल केस में। अब जरा आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैंने अभी जब भी लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने एक्सियल के लिए लिखवाया था आपको, है ना। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल पॉइंट पे कितना है? तो कितना आया था? इसका ट्वाइस आया था, है ना, 2kp अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, है ना। वो लास्ट में देखो कैसे आएगा, अभी बताती हूँ मैं कैसे स्क्वायर उसका 2 टाइम्स आया था। क्यों? क्योंकि जब हम फोर शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे, फोर शॉर्ट डाइपोल बड़े आसानी से बता दोगे। क्यों? क्योंकि देखो एक्सियल केस में जब हमने शॉर्ट डाइपोल का निकाला था, शॉर्ट डाइपोल की, जब हमारा डाइपोल कैसा हो? छोटा हो, है ना। स्मॉल डाइपोल लिख लो, शॉर्ट डाइपोल लिख लो, कुछ भी लिख लो, स्मॉल लिख लो यहाँ पे, है ना, स्मॉल। तो उस केस में क्या हुआ था हमारा कि जो हमारा ए है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, किससे? आर से। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस होते हैं ना बहुत छोटी, मतलब माइक्रोमीटर में होगी, वो सेंटीमीटर मीटर में होगा, तो और ए स्क्वायर तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जीरो के आसपास होगा कहीं, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो ई नेट निकल के आता है, ई नेट निकल के आता है वो कितना आ रहा था उसमें? 2kp अपॉन में आर क्यूब, इतना निकल के आया था। किस केस में? एक्सियल पॉइंट में। केवल मैं इसके किसकी बात कर रही हूँ? मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। डायरेक्शन की बात करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा? जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, देखो माइनस क्यू था प्लस क्यू था, और इसी डायरेक्शन में हमारा पी पॉइंट था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये प्लस क्यू था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा था। क्यों? क्योंकि इस पी पॉइंट पे माइनस क्यू की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, यानी इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो E1 ऐसे, प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे रिपल्सिव, यानी E2 वैसे, है ना। तो E2 का मैग्नीट्यूड कैसे था? हमारा E1 से ज्यादा था, यानी उसी डायरेक्शन में E2 की तरफ, यानी इसी डायरेक्शन में हमारा क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ऐसे हो गई, हमारी पी की डायरेक्शन भी ऐसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो हमारा जो नेट निकल के आ रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें जो पी कैप हम यूज कर रहे थे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो प्लस में थी, यानी कि इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं मैं, ई वेक्टर नेट निकाल रहे थे हम, तो क्या लिख रहे थे? 2kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, या हम इसी को कैसे लिख सकते हैं? 2kp डॉट पी कैप अपॉन में आर क्यूब। तो क्या मैं यहाँ पे माइनस यूज कर रही थी? नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि P और इलेक्ट्रिक फील्ड
कि डायरेक्शन कैसी थी, एक ही डायरेक्शन में थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने वाली रिपल्सिव फोर्स थी वो ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो पी पॉइंट के ज्यादा क्लोज था, ज्यादा पास में रखा था, तो ज्यादा पास में रखा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए वहां पे, और वो जो फोर्स लगा रहा था वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में लग रही थी, इसलिए 2kp p कैप अपॉन में r क्यूब, यानी ये हमारा प्लस था, है ना। ये एक ही बात है। देखो p कैप को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, यही तो लिखा है। ये p क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। जो p वेक्टर है, इसकी जगह मैंने p कैप ही तो लिखा है, p कैप ही तो लिखा है, तो एक ही बात है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसकी बात थी, हमारी स्मॉल डाइपोल की बात थी। अब इस वाले के केस में बात करते हैं, फर्स्ट श्योर डाइपोल लिख लो या फिर स्मॉल डाइपोल लिख लो। किस केस में, इक्वेटोरियल केस में। तो इस केस में स्मॉल डाइपोल भाई जो हमारा ए स्क्वायर है बहुत ज्यादा छोटा होगा, किससे, आर स्क्वायर से। इस ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो अब नेट ई जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, नेट ई हमारा के पी अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट ही हमारा क्या निकल के आया, नेट ही हमारा निकल के आया के पी अपॉन में आर क्यूब। किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो आप लोग देखो इजीली यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है वो हमारा छोटा है किससे, एक्सियल पॉइंट से, जब हमारी डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या हो, सेम हो। यानी कि फॉर इक्वल डिस्टेंस, मैं लिख देती हूँ ये बात, फॉर इक्वल डिस्टेंस, कि जब हमारी डिस्टेंस कैसी हो, इक्वल हो, तो जो हमारा ई एक्सियल है, जो हमारा ई एक्सियल है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस, ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल, यानी ई इक्वेटोरियल जो हमारा केपी अपॉन में आर क्यूब है, इसका 2 गुना हमारा क्या आ रहा है, ई एक्सियल के लिए आ रहा है ना। तो हमने ये बात लिख दी, ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू में इक्वेटोरियल। इंपॉर्टेंट बात है ना, तो इसको लिख लेना अपने नोट्स में बॉक्स बना के। तो अब एक चीज और बताओ मुझे, देखो अब हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्शन की बात करेंगे, है ना। तो देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू हमारे किसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, जो किसकी डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको जब मैंने डाइपोल मूवमेंट वाला कंसेप्ट बताया था एक्सियल पॉइंट के लिए, उसी लेक्चर में स्टार्टिंग में बता दिए थे, है ना। तो उस लेक्चर को देख लो, मैंने इसीलिए बोला था कि उस लेक्चर को देख के तब इस लेक्चर को पढ़ना, बड़ी आसानी समझ आ जाएगा फिर। तो इस डायरेक्शन में क्या है, हमारा डाइपोल मूवमेंट अप्लाई हो रहा है ना, डाइपोल मूवमेंट यानी -2 प्लस, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में हमारे क्या बन रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। फील्ड ऐसे बन रहा है, डाइपोल मूवमेंट ऐसे बन रहा है, यानी कि डायरेक्शन कैसी है इन दोनों की, अपोजिट डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है इन दोनों की, अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब मैं इसकी वेक्टर, देखो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करने वाली हूँ। तो देखो अब इसके वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, अभी इरेज कर दूं इसको, एक्सियल स्मॉल डाइपोल, आपको समझ आ गया होगा। ये जस्ट किस लिए लिखा था मैंने कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि ई एक्सियल हमारा ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल कैसे होता है ना। तो अब देखो जब नेट, हम इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में बात करें, यानी कि इन वेक्टर फॉर्म में हम बात करें, तो देखो वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, यानी डायरेक्शन भी निकालेंगे इस बार। तो देखो कैसे निकालेंगे हम कि ई नेट इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू में किसके इक्वल आ रहा है हमारा, के पी अपॉन में आर क्यूब, के पी अपॉन में आर क्यूब, है ना। इस बार जो हमारा डाइपोल, मैं लिख दूं कि एज डाइपोल मूवमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अपोजिट, कि जो हमारा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। डाइपोल मूवमेंट ऐसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यानी कि माइनस पी वेक्टर आएगा, माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। इसी चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, के पी का मैग्नीट्यूड डॉट माइनस पी कैप
अपॉन में आर क्यूब। एक ही बात है, क्यों? क्योंकि किसी भी जो वैल्यू होती है उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना, पी कैप, यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है वो वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड, और ये यूनिट वेक्टर, ये पी वेक्टर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो पी वेक्टर है उसकी वैल्यू यही तो आएगी, तो माइनस के पी अपॉन में आर क्यूब और के पी माइनस पी क्यूब अपॉन में आर क्यूब। 100% ये चीज सही है ना। देखो मेरे को नहीं लगता कि इससे इजी जो डेफिनेशन है उसमें कोई समझा पाएगा, इतना जितना सिंपल हो सकता था प्योर हिंदी में इंग्लिश, उसमें बड़े इजीली जो आसानी से है ना बच्चा कैच कर पाए उसमें में बताया मैंने आपको, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे, लेकिन अभी तो हमने क्या पढ़ा कि इक्वेटोरियल पॉइंट यानी जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्सियल पॉइंट यानी इधर कोई पॉइंट रख दे, इसको एक्स एक्सिस में कट करता हुआ पॉइंट, उसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो उस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारा स्पेस है उसमें कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कहीं पे भी हमारा पी पॉइंट रखा हो, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये पढ़ने वाले, इसके बाद एक तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो प्लीज जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो अगर इतना नोट कर लिया तो हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। कि स्पेस में कहीं पे भी हम उस पॉइंट को रख दे तो वहां पे हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, यानी डायरेक्शन वैल्यू हम सभी बातों को अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। इतना टफ नहीं था, ये इजी कंसेप्ट था। देखो इसको इरेज कर दूं मैं हेडिंग को, यहाँ पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। कि किसी भी पॉइंट पे, स्पेस के किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, कि स्पेस में कहीं पे भी हमारा पॉइंट रखा हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, आर और थीटा कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी कि कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे, हम पोलर कोऑर्डिनेट लेंगे। क्यों? क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट यानी आर और थीटा की हेल्प से हम कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। 11th में आपने पढ़ लिया होगा बेसिक। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, है ना, ये हमारा क्या है, डाइपोल है। ये पॉइंट मान लो कि इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे एंगल कितना बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस P पॉइंट पे आप डिस्टेंस कितनी है इसकी, r है, यानी r और एंगल कितना बना रहा है, थीटा। इस पॉइंट पे आप P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कैसे निकालोगे। अब ना तो ये एक्सियल पॉइंट है, क्यों, एक्सियल पॉइंट तो इसको हॉरिजॉन्टली कट करता है, और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट है, क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट इसको परपेंडिकुलरली कट करता है। तो इस पॉइंट पे आप कैसे निकालोगे, तो देखो r और थीटा के हेल्प से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि थीटा देखो मान लो अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट निकालना होता, इसके बीच के जितने भी पॉइंट है उनको निकालना होता, कैसे निकालती, इस थीटा है, इस थीटा को आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, रोटेट करोगे तो जितने भी पॉइंट इसके एंगल के बीच में आएंगे वो सारे आ जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हो तो इस थीटा को रोटेट करेंगे ऐसे आ जाएगा, फिर पूरा सर्कल ऐसे। तो मतलब थीटा को जब आप रोटेट करोगे तो जितने भी इनके बीच के पॉइंट्स है सारे आ जाएंगे। आर की हेल्प से आप इसको डिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस को वैरी कर सकते हो। मान लो इस पॉइंट पे निकालो तो आर यहाँ से और इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो आर और थीटा की हेल्प से जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके कोई भी पॉइंट है, पूरा स्पेस जो है उसके जितने भी पॉइंट है उनको निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा थीटा बनता है हमेशा। मतलब जो डाइपोल मूवमेंट है ना P माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना, उससे कितना एंगल बनता है वो होता है हमारा थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द किन किन के बीच बन रहा है हमारा जो डाइपोल मूवमेंट बन रहा है ना, जो डाइपोल मूवमेंट बन रहा है माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों, अगर मान लो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये आपको दे दे 7 सेंटीमीटर दे दे, ये एंगल आपको दे दे 30 डिग्री दे दे, है ना, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू,
तो अब मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगी, तो वो फॉर्मूला क्या आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि थीटा एंगल देखो कहाँ बन रहा है, थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, मतलब -q से +q की तरफ बन रहा है। लेकिन क्या ऐसा बनता है? नहीं। जो हमने अभी पढ़ा थीटा एंगल हमारा +q, ये है ना, ऐसे +q की तरफ जा रहा है, ऐसे -q की तरफ, यानी +q से -q की तरफ। ये कहाँ पे जा रहा है? -q से ऐसे, है ना, उल्टा, यानी -q से +q की तरफ। तो क्या हम लगाएंगे यहाँ पे? नहीं लगाएंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना है, थीटा हमेशा हमारा -q और +q जो डाइपोल बन रहा होगा उसमें +q से -q की तरफ। और r और थीटा को क्यों यूज किया समझ गए होंगे आप लोग कि कहीं पे भी कोई भी पॉइंट रखा है तो इस थीटा को चेंज करके, अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट होता, यहाँ पे निकालना होता और डिस्टेंस इतनी की हो तो हम थीटा को डिक्रीज करते हैं ऐसे, इस तरह, तो निकल जाता पॉइंट। और स्पेस में कहीं पे भी निकालना हो तो इसको आप ऐसे ऐसे रोटेट करते जाओ, जितने भी पॉइंट आएंगे उसको निकाल सकते हो, है ना। आर कैसे निकलेगा? आर का क्या काम है? आर का काम है डिस्टेंस। मान लो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं और डिस्टेंस पे हो, तो आर और थीटा की हेल्प से आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस हम किससे फाइंड आउट करने वाले हैं? हमारे पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करके हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ना, डायग्राम को अच्छे समझ आएगा। देखो कैसे कि ये हमारा है -q, है ना, यहाँ पे है हमारा +q, यानी कि ये हमारा क्या बन रहा है? एक हमारा बन रहा है डाइपोल, है ना। ये इसके सेंटर की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस सेंटर। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट रखा है, कहाँ पे बताऊँ मैं आपको, मान लो यहाँ पे निकालना है आपको, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P पॉइंट। क्या नाम दे दिया? P पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना। इस पॉइंट पे अब ना तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट, क्यों? क्योंकि ना तो परपेंडिकुलरली ना एक्सियल पॉइंट पे आ रहा है। तो क्या देखो -q से +q की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में हमारा क्या बनेगा? इस डायरेक्शन में हमारा क्या बनेगा? P बनेगा, P वेक्टर बनेगा, है ना। P क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी क्या होती है? -q से +q की तरफ, है ना। इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, क्यों? थोड़ा सा इस P पॉइंट को ना अच्छे से एक बार अच्छे से बनाती हूँ मैं, ऐसे ऐसे। देखो ये P जो डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है ना, यहाँ पे थीटा बन रहा है। और ये इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी r डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है इसकी? r डिस्टेंस है। यहाँ पे P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे बनने वाला फील्ड इस -q और इस +q की वजह से, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। इतना समझ में आया? तो इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोला? P। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि ये जो कंपोनेंट है इसका, यानी कि P डाइपोल मोमेंट है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा? P cos थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? P cos थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा का जो बेस कंपोनेंट होता है वो P cos थीटा, और जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या होगा हमारा? P sin थीटा। देखो ऐसे हमारा P की डायरेक्शन है ना, ऐसे हमारा क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है ना। तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा? P cos थीटा होगा। क्यों? क्योंकि बेस कंपोनेंट हमारा क्या होता है? cos थीटा बनता है। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हमारा, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये कंपोनेंट ये हमारा क्या है? P sin थीटा। यही तो ड्रॉ किया मैंने, ये P cos थीटा, ये P sin थीटा। इनके बीच का जो है वही तो है हमारा P, नेट डाइपोल। यानी डाइपोल का एक y एक्सिस, एक x एक्सिस वाला कंपोनेंट, एक y एक्सिस वाला कंपोनेंट, मतलब एक बेस कंपोनेंट, एक हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो P cos थीटा, P sin थीटा। देखो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। 11th का कंसेप्ट है तो कंपोनेंट के अंदर तोड़ना किसी भी चीज को, है ना। फोर्स को तोड़ते हैं हम ऐसे, F cos थीटा, sin थीटा ऐसे। तो देखो P cos थीटा और P sin थीटा। अभी मैंने आपको क्या बताया था? देखो 4 बातें आपको क्या ध्यान रखनी है कि एट एक्सियल पॉइंट पे हमारा जो E नेट आया था वो क्या आया था? वेक्टर फॉर्म में 2kp वेक्टर अपॉन में r3, है ना, ये आया था। यानी कि जो हमारे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन की इक्वल थी? जो हमारा नेट डाइपोल मूवमेंट था उसकी डायरेक्शन के इक्वल थी। यानी दोनों की डायरेक्शन क्या थी? इक्वल थी।
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के बता देती हूँ, फिर से रिवाइज करा देती हूँ। माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, सेंटर ओ था, यहाँ पे हमारा कोई पी पॉइंट रखा हुआ था। अब देखो इसकी वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू ऐसे है और ई प्लस क्यू उधर है। ई प्लस क्यू है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ई माइनस क्यू से। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू इस पी पॉइंट के ज्यादा पास रखा हुआ है ना, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये इसके ज्यादा पास है तो इसकी फोर्स ज्यादा लगेगी, यानी ई प्लस क्यू ज्यादा है। ई प्लस क्यू हमारा ज्यादा है किससे? ई माइनस क्यू से। और उसी डायरेक्शन में माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसी डायरेक्शन में मान क्या लग रही है? डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट। क्यों? माइनस क्यू से प्लस क्यू तो होती है डाइपोल मोमेंट की, इसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है और इसी में हमारा ई प्लस क्यू ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, यानी कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो रही थी? इक्वल हो रही थी। दूसरी बात, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें हम, ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि अभी इसमें यूज होगा, है ना, अभी इसमें सारी चीजें यूज होगी। तो इसमें ई नेट हमारा कितना आया था? अभी बताया था मैंने क्या, कि के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यू। क्या के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यू भी आएगा? नहीं, माइनस भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन हमने अभी देखी थी, ऐसे हमने डायग्राम बनाया था, ऐसे, है ना, यहाँ पे हमारा E1 cos थीटा और E2 sin, सॉरी E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, यानी दोनों का cos थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अभी डेरिवेशन किया हमने, है ना, पीछे जाके एक बार चेक कर सकते हो जिसको ना समझ आ रहा हो। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, इस डायरेक्शन में क्या लग रही थी हमारी? डाइपोल मोमेंट, है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो आपस में एक दूसरे की कैसी है? देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, ई नेट हमारा, है ना, और इस डायरेक्शन में क्या है हमारा? डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं ना, डाइपोल मोमेंट। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, इसलिए क्या आया था? माइनस साइन। अगर ये चार बातें आपको ध्यान हो गई हो तो अब हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पी कोस थीटा के लिए ये जो पी कंपोनेंट है ये कैसा काम करेगा? एक्सियल काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पी कोस थीटा है, ये जो पी कोस थीटा है, इसको एक्सियली कट कर रहा है, मतलब इसी के एक्सिस में कट कर रहा है। देखो ये जो डाइपोल बन रहा था, इसके बिल्कुल जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है, मतलब बिल्कुल इसी डायरेक्शन में कट कर रहा है। तो जो पी कोस थीटा है हमारा डाइपोल मोमेंट है, जो ये क्या था हमारा? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल ही तो था, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि इस डाइपोल को जो कैसे कट कर रहे हो, कैसे कट कर रहा हो? उसकी डायरेक्शन में कट कर रहा हो, यानी कि ये जो हमारा डाइपोल ही तो है पी कोस थीटा, तो इसी की डायरेक्शन में कट कर रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्सियल पॉइंट की तरह काम करेगा, यानी कि ऐसे इस पे इसी डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ई किसकी वजह से? पी कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से, है ना। क्यों? क्योंकि इसी जो पी था, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू था, ये पी डाइपोल मोमेंट की ऐसी डायरेक्शन थी, इसी डायरेक्शन में आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था, तो पी कोस थीटा, तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, वहां से हमें पता है ना, इतनी बातें। दूसरी बात, जो हमारा पी साइन थीटा है, देखो एक ऐसे है, अब पी साइन थीटा की ये कंपोनेंट है जो हमारा पी वाला, ये जो पी पॉइंट है, ये वाला जो पी पॉइंट है, ये इस पी साइन थीटा के कैसे है? परपेंडिकुलरली है, यानी कि कैसे काम करेगा? इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। पहले मैं लिख देती हूँ इस बात को, क्या कि जो हमारा ये पॉइंट नाम दे दूं मैं एट पी, और इसको क्या नाम दे दूं मैं? ओ नाम दे देती हूँ ना, एट पी ओ, यानी कि ऐसे लिख देती हूँ डायरेक्ट कि पी कोस थीटा की जो पी कोस थीटा है, पी कोस थीटा विल एक्ट एज एक्सियल पॉइंट एट पी, कि जो ये P है इस पे P cos थीटा कैसे एक्ट करेगा? एज अ एक्सियल पॉइंट एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसी की डायरेक्शन में कट कर रहा है ना। दूसरी बात कि जो हमारा P sin थीटा वाला कंपोनेंट है, P sin थीटा विल एक्ट एज इक्वेटोरियल पॉइंट, कैसे एक्ट करेगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। ये दो बातों को आप और ध्यान रख लेना उन चार बातों के साथ, तो आपका डेरिवेशन आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं करना। ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से समझा है, ये आप समझ में आ गया तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि पी कोस थीटा के ये पॉइंट कैसे है? इसी की डायरेक्शन में है, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही हमारा क्या आ रहा था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पी कोस थीटा। जबकि जो हमारा पी साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट, यानी ऐसे है ना, ऐसे क्या है हमारा? पी साइन थीटा, और यहाँ पे पॉइंट पी रखा हुआ है, तो पॉइंट पी से कैसे एक्ट करेगा? इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि बीच से बाइसेक्ट कर रहे हैं ना इसको, है ना।
तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि एट पी पॉइंट जो पी साइन थीटा है हमारा कैसे एक्ट करेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट लिख दिया। और इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के कैसे होती है, अपोजिट। यानी कि अगर ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी होगी, यानी कि ये किसकी डायरेक्शन होगी हमारी, ई पी साइन थीटा। किसकी डायरेक्शन होगी हमारी, ई पी साइन थीटा की। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे आएगी इसके अपोजिट, इक्वेटोरियल पॉइंट में देख सकते हो आप यहाँ पे ना। तो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेट कैसे निकलेगा, इनके बीच से, यानी ई नेट निकलेगा ये, है ना। रिजल्टेंट आपको निकालना आता है, ये कैसे निकालोगे, रूट ई पी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में ई पी साइन थीटा का स्क्वायर। ये नेट रिजल्टेंट आपको आता है निकालना। कैसे निकालोगे, अब देखो इसको इरेज कर दूं मैं, ये नीचे लिख देती हूँ ना, कि जो नेट रिजल्टेंट आप लोग फाइंड आउट करोगे, नेट रिजल्टेंट जो आप लोग फाइंड आउट करोगे वो कैसे निकलेगा, जो ई नेट है वो कैसे निकलेगा, रूट ई पी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में ई पी साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। अब इनकी वैल्यू आप बड़े आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे, ईपी की कोस थीटा की वैल्यू और ईपी साइन थीटा की वैल्यू निकाल दूं मैं यहाँ पे लिख दूं, ईपी कोस थीटा, या इरेज कर देते हो, है ना। देखो इतना समझ आ गया आपको, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। इतना है ना, इतना क्या क्या है कि हमने कि एट एक्सियल पॉइंट हमें पता है कि ई नेट की वैल्यू क्या होती है, 2kp अपॉन में r क्यूब। जब हमारा डाइपोल छोटा हो तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन में होगी, माइनस क्यू प्लस क्यू। ऐसे ही डाइपोल मोमेंट है, इसी डायरेक्शन में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना। तो डायरेक्शन क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। ऐसे इक्वेटोरियल पॉइंट ई नेट क्या था, माइनस kp अपॉन में r क्यूब। तो आप समझ गए होंगे सारी चीजें, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, है ना। तो देखो अभी हम बात करें ई पी कोस थीटा की, ई पी की बात करें, ई पी कोस थीटा है। तो ई पी कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, क्यों, क्योंकि ई पी कोस थीटा हमारा कैसे काम कर रहा है, जो पी कोस थीटा हमारा एक्सियली काम कर रहा है। तो एक्सियल पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, भी बताया था मैंने, क्या होता है एक्सियल पॉइंट पे, 2kp अपॉन में r क्यूब, है ना। क्या आएगा, 2kp अपॉन में r क्यूब। जबकि ई पी साइन थीटा में हमारी क्या वैल्यू आती है, ई पी साइन थीटा में हमारी क्या वैल्यू आती है, kp अपॉन में r क्यूब, है ना। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, अभी मैं केवल इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रही। क्यों, नेट रिजल्टेंट निकाल रही हूँ ना मैं, तो मतलब इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये आपको पता है ईपी कोस थीटा कैसे काम कर रहा है, पी कोस थीटा एक्सियल काम कर रहा है, और एक्सियल पे स्मॉल डाइपोल के लिए वैल्यू क्या आती है, 2kpx r क्यूब आती है। अभी मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी सारी चीजें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वहां से देख सकते हो आप लोग। ईपी साइन थीटा की वैल्यू ये आई, लेकिन इसके साथ में कोस थीटा भी तो आएगा। क्यों, क्योंकि ईपी जो एक्सियल पॉइंट है उसका कोस थीटा कंपोनेंट काम कर रहा है, तो कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि ईपी जो ये पी साइन थीटा है ये हमारा इस पी के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे काम कर रहे हैं ना। ये कौन सा कंपोनेंट, इस पी का साइन थीटा कंपोनेंट। पी को भूल जाओ आप लोग, ये पी है, ये अब हमारा दो कंपोनेंट में टूट चुका ना, पी कोस थीटा पी साइन थीटा, तो पी तो खत्म ही हो गया यहाँ से, तो पी को भूल जाओ। तो kp अपॉन में r क्यूब साइन थीटा, तो यहाँ से आप लोग नेट ई की वैल्यू निकालोगे, ई नेट की वैल्यू निकालोगे तो कैसे आएगी, रूट ईपी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में ईपी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में, ये फॉर्मूला तो आगे और भी होता है लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा बताओ, क्योंकि ईपी कोस थीटा 2 टाइम्स ऑफ ईपी कोस थीटा ईपी साइन थीटा, ऐसे तो लिखते हैं, और फिर लास्ट में क्या आता है, कोस थीटा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ऐसे ही तो होता है, e1 का स्क्वायर प्लस में e2 का स्क्वायर प्लस में 2e1 e2 कोस थीटा, है ना। यही तो फॉर्मूला होता है नेट निकालने का। तो देखो e1 का स्क्वायर लिख दिया, e2 का स्क्वायर प्लस में 2e1 e2 कोस थीटा, लेकिन थीटा कितना है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री। थीटा कितना बन रहा है दोनों के बीच में, ऐसे देखो 90 डिग्री, है ना। ऐसे देखो, अगर मैं सीधा डायग्राम बनाऊं तो ऐसे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो ये P है, इस P, अभी इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया ना, तो ये P ऐसे है, ये वाला कंपोनेंट हमारा कौन सा दिखाया हुआ है, P कोस थीटा, ये वाला है ना P कोस थीटा, ये P साइन थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो
जब इस cos थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा हमारे, ये वाली टर्म हमारी क्या बन जाएगी, पूरी 0 बन जाएगी, यानी कि सिर्फ ये टर्म आएगी, इसीलिए मैंने ये टर्म नहीं लिखी थी, है ना। आई होप इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, इंटेलिजेंट हो सब, है ना। तो देखो ई नेट की वैल्यू निकालेंगे, कैसे आएगा, 2kp अपॉन में r क्यूब कोस थीटा का स्क्वायर प्लस kp अपॉन में r क्यूब साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। तो अब क्या निकालेंगे यहाँ से, ई नेट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो kp अपॉन r क्यूब, kp अपॉन r क्यूब दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। मैं बता देती हूँ, kp अपॉन में r क्यूब, है ना, और kp अपॉन r क्यूब का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी kp अपॉन r क्यूब का क्या है स्क्वायर, यानी kp अपॉन r क्यूब का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया 2, आगे कोस थीटा, है ना, सॉरी ये kp भी तो आएगा ना, यहाँ पे 2kp अपॉन r क्यूब था, 2kp अपॉन r क्यूब में से मैंने एक kp अपॉन r क्यूब को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर है ना पूरे पे, तो kp अपॉन r क्यूब का स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि 2kp अपॉन r क्यूब था, तो एक kp अपॉन r क्यूब मैंने क्या ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया हमारा k, क्या बचेगा अंदर, बताओ बताओ क्या बचेगा, क्या बचेगा, सही तो आएगा, सही तो लिखा था मैंने कि क्या बचा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या बचा, जल्दी बताओ क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। अब ये kp अपॉन r क्यूब का स्क्वायर ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी ई नेट की वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ से ई नेट की वैल्यू क्या आएगी kp अपॉन में r क्यूब, यहाँ पे रूट में क्या बचेगा, इस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 कोस 4 थीटा प्लस में, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 नहीं है, देखो 2 ही तो आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो 2kp अपॉन r क्यूब कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में kp अपॉन r क्यूब साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे था। तो अब यहाँ से मैंने kp अपॉन r क्यूब क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, kp अपॉन r क्यूब का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर भी था तो स्क्वायर लगा दिया, इसको बिल्कुल एग्जिट करा दिया ना रूट के, यहाँ पे kp अपॉन r क्यूब बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 कोस थीटा का स्क्वायर, 2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको आप जब ओपन करोगे तो क्या आएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब मुझे बताओ क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई नेट इज इक्वल टू में kp अपॉन r क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्यों, क्योंकि हमें पता है एच कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। तो देखो इस 4 कोस स्क्वायर थीटा में से मैंने एक कोस स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ लिख दिया, मतलब कैसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया कि 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब भी तो एक ही बात है कि 3 में आप 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब भी तो वही बात है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल आएगा। तो बचा क्या 1 प्लस 3 रूट 1 प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा, किसमें रूट में, है ना। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई ई नेट की कि kp अपॉन में r क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ये फॉर्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, जिसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकाला है। तो आप आई होप आपको समझ में आया हो, कुछ नहीं किया। माइनस क्यू और प्लस क्यू को हमने क्या एज्यूम किया था, माइनस क्यू और प्लस क्यू को हमने क्या एज्यूम किया, एक डाइपोल है, इसी डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है ना, एंगल थीटा बन रहा है। तो ये थीटा वाला कंपोनेंट इसका कोस थीटा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट p sin थीटा। अब ये p cos थीटा इसके एक्सियली काम कर रहा है, p sin थीटा इस p पॉइंट पे इक्वेटोरियली काम कर रहा है। तो जस्ट मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, ये इसकी वैल्यू आ गई ई नेट की kp अपॉन में r क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब थीटा की वैल्यू आपको गिवन हो, देखो थीटा की वैल्यू जो भी गिवन हो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी क्वेश्चन में गिवन होगी तो वहां से आप ep cos थीटा निकाल सकते हो, थीटा के हेल्प से ep sin थीटा निकाल सकते हो, फिर आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो दोनों का, है ना, कितने आसानी से कर सकते हो। अब हम इसकी बात करें वेक्टर फॉर्म की, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है,
कैसे होता है हमारा, वेक्टर फॉर्म में, है ना। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो वेक्टर फॉर्म की हम बात करें इसकी, मान लो कि ये ई नेट है ना, ई पी कोस थीटा से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमारे जो tan अल्फा है, tan अल्फा वेक्टर फॉर्म में है ना, वेक्टर फॉर्म, कैसी बात कर रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म में। तो tan अल्फा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, tan अल्फा क्या होता है हमारा, tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा परपेंडिकुलर हमारा ये वाला कंपोनेंट है, ईपी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, यानी कि ईपी साइन थीटा अपॉन में ईपी कोस थीटा, है ना। क्यों, क्योंकि थीटा एंगल हमारा हमेशा किस किस के बीच में बनता है, थीटा अल्फा एंगल हमारा किस किस के बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है ना। तो वैसे भी हमें क्या निकालना है, tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा था, ईपी साइन थीटा वाला। बेस कंपोनेंट क्या था, ईपी कोस थीटा वाला। ईपी साइन थीटा अपॉन में ईपी कोस थीटा। तो ईपी साइन थीटा की वैल्यू आप लोग लिखोगे, वहां से थीटा को आप डिवाइड करोगे, ईपी साइन थीटा ईपी कोस थीटा को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा। क्यों, क्योंकि केपी अपॉन में आर क्यूब, केपी अपॉन में आर क्यूब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा बचेगा, केवल साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा। यानी tan अल्फा जो इसकी वेक्टर फॉर्म है वो क्या है इसकी, साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा, है ना। नेक्स्ट बात करें इस डाइपोल मोमेंट के अलोंग इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करें, है ना, किसकी, इसकी ई नेट की वेक्टर फॉर्म में। तो देखो ये जो है डाइपोल मोमेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और यहाँ पे हमने ई नेट की बताई है। तो डाइपोल मोमेंट से ई नेट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थीटा प्लस में अल्फा, है ना। फॉर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के लिए आप वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट के लिए ई नेट कहाँ पे होएगा, ई नेट कितने एंगल पे होगा, थीटा प्लस में अल्फा, यानी कि जो इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन, है ना, वो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। यानी ये जो हमारा थीटा है, ये जो हमारा थीटा है इसमें इतना, यानी इतना हमारा थीटा था तो इसमें अल्फा जोड़ दिया हमने, है ना। ये हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा बन रहा है, देखो थीटा, है ना, ये कितना बन रहा है यहाँ से थीटा, तो थीटा में कितना जोड़ दिया अल्फा, तो हमारा ई नेट का इंक्लिनेशन आ गया है यहाँ से। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। किसके लिए, किससे हमने यूज किया इसको, पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में यूज किया, है ना। अब लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम न्यूमेरिकल लेक्चर ले लेंगे, जिसमें 4 से 5 अच्छे न्यूमेरिकल्स को हम प्रैक्टिस करा देंगे। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माय लेक्चर्स, है ना। कितना इजीली, मतलब इससे इजी मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा आपको, है ना। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय